तो बेसिकली केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब कोई चीज मैनर्ड वे में अगर होती है कि हाँ पहले ये होगी फिर ये होगी, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो क्या है इस तरीके से कुछ ना कुछ चीजें रिलेटेड होती है एक दूसरे से। जैसे आपको कहीं चोट लग गई तो आपका हाथ तुरंत वहां चला जाएगा, ठीक है, या किसी ने बुलाया आपको तो आप तुरंत बोल दोगे, है कि नहीं? तो क्या है वो कोऑर्डिनेशन। उसके बाद क्या है, आपकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। यानी कि जैसे अगर आपकी सेल की बात करें तो सेल के अंदर क्या होता है, पहले फूड आता है। फूड के लिए कौन कोऑर्डिनेट करता है? आपकी इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन हेल्प करता है? ब्लड। ब्लड क्या करता है? इसको अब्सॉर्ब करता है और ट्रांसपोर्ट कराता है सेल तक। उसके बाद सेल के बाद तब ये जब फूड आपका सेल के अंदर आ जाता है तो यहाँ पे इसका डाइजेशन शुरू होता है। तो सबसे पहले डाइजेशन होता है, इस ग्लाइकोलिसिस होती है यानी कि साइटोप्लाज्म में। उसके बाद फिर क्रेब्स साइकिल और फिर फाइनली एटीपी बन जाती है। और इसी एटीपी का यूज करके फिर से नए नए प्रोडक्ट आपकी सेल जो है वो बना देती है। तो कहने का मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। और इस कोऑर्डिनेशन के लिए किसकी जरूरत होती है? मूवमेंट की। सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके मूवमेंट करते हैं। जैसे अगर आपकी बॉडी की बात करें तो आप अपनी आंखों से देखते हो पहले कि रास्ता साफ है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आपके मसल का मूवमेंट होता है, आपके पैर मूव करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जरूरत पड़ने पे आपने अपने हाथ को आप मूव करते हो। आपको खाना खाना है तो क्या करना है? खाना खाने के लिए आप खाने को मिलाओगे, उठाओगे, फिर खाओगे। उसके बाद फिर हाथ नीचे करोगे। तो मतलब क्या है कि आपके सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो ह्यूमन में तो या फिर ऑर्गेनिज्म में तो कोऑर्डिनेशन एक जटिल प्रोसेस होता है, क्योंकि बहुत टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, बहुत टाइप की रिएक्शंस होती हैं। तो उसमें अलग अलग टाइप के, लेकिन प्लांट के केस में कोऑर्डिनेशन जो होता है वो केवल ग्रोथ से ही होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट के अंदर तो मसल वगैरह होती नहीं, ना ही उनके अंदर स्केलेटल होता है, ठीक है, कि वो आराम से मूव कर जाए यहाँ से यहाँ ऐसे पैर से चल के। वो तो सिंपली एक स्टेबल बॉडी होती है। तो अगर इसको मूव करना है तो कहीं ना कहीं इसमें ग्रोथ करना पड़ेगा। सपोज करो यहाँ से देखो, अगर इसको ऊपर ये मुड़ा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रोथ हुई है। इस वाले सरफेस पे ज्यादा ग्रोथ हुई है और अंदर वाले पे कम हुई है, जिसकी वजह से ये इस तरीके से मुड़ गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो मूवमेंट होती है वो ग्रोथ के कारण होती है। तो अब इसमें दो तरीके के मूवमेंट होती है प्लांट के अंदर, ठीक है। एक होती है टैक्सिस मूवमेंट, एक होती है ट्रॉपिक मूवमेंट। अगर कोई आदमी टैक्सी, क्या है टैक्सी से नाम से क्या पता चल रहा है? टैक्सी। टैक्सी लेके आप क्या करते हो? एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, एम आई राइट? तो उसी से याद रखो, अगर प्लांट का कोई पार्ट, ठीक है, पूरा प्लांट तो नहीं जा सकता। हाँ, कुछ हाइड्रोफाइट्स होते हैं जैसे प्लांट के केस में पानी में रहते हैं, जो तैरते रहते हैं, यहाँ आ जाते हैं फिर यहाँ। तो उनके अंदर भी टैक्सिस मूवमेंट होती है। यानी कि जब भी प्लांट का कोई पार्ट या फिर प्लांट एक जगह से दूसरी जगह कंप्लीटली मूव कर जाता है अपने आप से, तो उसे बोलते हैं टैक्सिस मूवमेंट। लेकिन कोई भी प्लांट या फिर उसका पार्ट जहां है वहीं से अगर बेंड हो जाता है, इधर या फिर इधर या फिर ऐसे, मतलब अपने जगह पे ही है लेकिन बेंड हो जाता है, मूवमेंट जो होती है वो एक ही जगह पे होती है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। जैसे देखो, ये प्लांट अपने गमले को क्या है, गिरा दिया, ये सनलाइट की तरफ मुड़ गया। तो मुड़ा क्यों? क्योंकि इसने अपने बाहरी वाले सरफेस पे ज्यादा ग्रोथ की, अंदर वाले कम, जिससे कि ये इस तरफ टर्न हो गया। तो एक्चुअल में इसे ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। लेकिन यहीं पे जो पॉलन ग्रेन वगैरह होता है या फ्रूट वगैरह होता है वो टूट के एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, दैट इज टैक्सिस मूवमेंट। तो समझ में आया टैक्सिस ट्रॉपिक क्या होता है? हाँ सर। बहुत आसान है, कुछ ऐसा नहीं है। अब देखो, ट्रॉपिक मूवमेंट में कई सारा होता है। जब भी कोई मूवमेंट होता है तो ऐसे ही थोड़ी मूवमेंट हो जाता है कि अगर आदमी कोई है, वो झूठ मूठ का गाना गा रहा है, झूठ मूठ का नाच रहा है, अपने आप ही कुछ कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? लोग बोलेंगे अरे पागल है, एम आई राइट?
तो उसको झूठ मूठ का ही स्टिमुलस समझ में आ रहा है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अगर एक सही आदमी है तो वो शांति से बैठा रहेगा, तब तक बैठा रहेगा जब तक कि उसे कोई स्टिमुलस नहीं मिलेगा। सपोज करो आप आराम से बैठे हुए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी मम्मी ने बुलाया सानिया, तो आप क्या बोलोगे? यस, है ना, क्योंकि आपको स्टिमुलस मिला। हाँ सर। उसी तरीके से प्लांट में भी नॉर्मल कंडीशन में कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर उसको कोई स्टिमुलस मिल जाए, सपोज करो अभी प्लांट गमला जो है ऐसे था, सिंपली ऐसे था, तो यहाँ पे प्लांट इस तरीके से था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको पलट दिया गया, तो क्या हुआ? अब सनलाइट का डायरेक्शन इधर है, तो पहले स्टिमुलस उसको ऊपर से मिल रहा था, तो ये खड़ा था इस तरीके से। तो नेचुरली क्या होता है कि प्लांट को सनलाइट की जरूरत होती है, इसीलिए वो उसी तरफ मुड़ता है। तो स्टिमुलस का डायरेक्शन इधर हो गया और प्लांट इधर है, तो ये धीरे 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 स्टिमुलस के साइड में मुड़ जाएगा। उसी तरीके से जब ये आपकी क्या है, ये कौन सा पार्ट है फ्लावर का, पता है आपको? बताऊं कि पूरा कौन सा पार्ट है? नहीं याद है? ठीक है, मैं बताता हूँ, चलो इसको हम बना देते हैं पूरा इस तरीके से ए, ठीक है, ये देखो, ये क्या हो गया? करोला। ये क्या हो गया? कैलिक्स। अब समझ में आ रहा है? ये हो गया हाँ एंथर, सर। यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोसियम। तो ये क्या हो गया? गाइनीसियम, पिस्टिल, ठीक है। इसके अपर पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। इसके मिडल पार्ट को स्टाइल, और ये वाला पार्ट क्या है? ओवरी। आप समझ पाए? हाँ सर। फ्लावर जब भी आप देखोगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा। तो जब भी मेल क्या करता है, ये एंथर जो होता है, यानी कि इसे स्टेमेन बोलते हैं पूरे को, इसमें स्टॉक होता है और ये एंथर होता है। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन बनते हैं, और पॉलन ग्रेन जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो इसी का पॉलन ग्रेन यहाँ आ जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे किसी स्टिग्मा पे जाके चिपकेगा। तो जब पॉलन ग्रेन यहाँ पे आता है, ठीक है, तो स्टिग्मा पे वो चिपक जाता है। उसके बाद ये पॉलन ग्रेन एक यहाँ पे इसके ओवरी के अंदर क्या होती है? ओव्यूल होता है, और इसी ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गैमेट। समझ गए? फीमेल गैमेट। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है? मेल गैमेट। तो यहाँ पे जैसे ही पॉलन ग्रेन आया, यहाँ से एक ट्यूब बनती है, इस तरीके से पाइप जैसा स्ट्रक्चर बनता है, और वो सीधा सीधा ओव्यूल के अंदर चला जाता है। तो आखिर इसको कौन बता रहा है कि भैया तुम ओव्यूल के अंदर ही जाओ? कहीं ना कहीं यहाँ से कोई केमिकल सिक्रेट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे उसी से ये पॉलन ट्यूब उसी को फॉलो करके इस जगह पे चली जाती है, और ये ट्यूब के अंदर से मेल गैमीट आ जाता है। यहाँ पे मेल गैमीट को अलग कलर से बना देते हैं यहाँ पे, और ये फीमेल गैमीट मेल गैमीट फर्टिलाइज करके फाइनली सीड बना देता है, और ये जो ओवरी है आपकी, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। यहां तक आसानी से समझ में आ गया? हाँ सर। तो एक्चुअल में देखो यहां भी मूवमेंट हो रहा है, इस पॉलन ट्यूब का मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है वो इसमें स्टिमुलस क्या है? केमिकल है। इसी वजह से इसको कीमोटैक्सिक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है, कीमोट्रॉपिक बोलते हैं, नॉट टैक्सिक बोलेंगे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो गैमीट है वो यहाँ से अंदर अंदर यहाँ पे आ जाता है, तो इसको टैक्सिस बोलते हैं, क्योंकि ये अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया। लेकिन यहाँ पे पॉलन ट्यूब जो है वो पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, बल्कि केवल एक ही जगह पे स्टेबल है, वहीं से ये घूम के ग्रोथ के द्वारा अपना मूवमेंट कर रही है। तो इस पॉलन ट्यूब का मूवमेंट क्या हो गया? कीमोट्रॉपिक। और जिसके अंदर मेल गैमीट है वो सीधा सीधा यहाँ से कूद के यहाँ चला आएगा, उसका मूवमेंट हो गया कीमोटैक्सिक। समझ में आया पार्ट को? उसी तरीके से हाँ सर। यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है, सिंपली ये प्लांट यहीं पे है, कहीं मूव कर नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये पे हो गया स्टिमुलस क्या है यहाँ पे? सनलाइट, ठीक है। तो उसी के नाम पे इसका मूवमेंट पड़ेगा
फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक क्यों? क्योंकि एक ही जगह है, बस वहीं से मुड़ रहा है इधर उधर, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है प्लांट। अगर ये प्लांट यहां से उखड़ के यहां आ जाता तब ये फोटोटैक्सिस हो जाता, ट्रॉपिक नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे फोटोट्रॉपिक। अब फोटोट्रॉपिक में भी दो होता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक यानी कि प्लांट का जो पार्ट सनलाइट की तरफ मुड़ता है उसे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक बोलते हैं, और जो प्लांट के जो लाइट के अपोजिट जाता है उसे नेगेटिव फोटोट्रॉपिक बोलते हैं। जैसे प्लांट में जो स्टेम होता है और जो लीफ होती है वो हमेशा सनलाइट की तरफ मुड़ जाता है जब भी आप प्लांट को रखते हैं कहीं तो, ठीक है, लेकिन रूट हमेशा उसके उल्टा जाती है। तो जो किसी भी प्लांट की रूट होती है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होती है, और जो उसका सूट और लीफ होता है दैट इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। ठीक है हाँ सर। यहाँ। अब इसी तरीके से ये तो हो गया स्टिमुलस के आधार पे कि लाइट के आधार पे। अब अगर हम ग्रेविटी के आधार पे बात करें, ठीक है, तो कौन कौन सी मूवमेंट होती है? आपको पता है प्लांट स्ट्रेट होता है इस तरीके से, तो ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ होती है, इतना तो पता है ना। जो फोर्स लगता है ग्रेविटी, हाँ ग्रेविटेशनल सर। फोर्स नीचे की तरफ। तो जो इसका सूट होता है और लीफ होती है वो ग्रेविटी के अपोजिट ऊपर की तरफ जाती है। ग्रेविटी इसको नीचे लाना चाहेगी लेकिन ये ऊपर की तरफ जाती है, तो यहाँ पे नेगेटिव जियोट्रॉपिक हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि अर्थ के अपोजिट जा रही है, अर्थ नीचे है और ये अपोजिट, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स नीचे है और ऊपर, तो ये होगी नेगेटिव जियोट्रॉपिक। जबकि रूट जो होती है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है। तो रूट क्या हो गई? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, क्योंकि लाइट के अपोजिट है। और सूट क्या है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक और नेगेटिव जियोट्रॉपिक। अब आसानी से कर लोगे, सिंपली देख के आप हाँ समझ सर। जाओगे कि भाई कौन सा प्लांट है वो कैसा है, तो उसी के हिसाब से आप उसका नाम। उसी तरीके से एक मूवमेंट होता है, ये तो ग्रेविटी के कारण हो गया, ये हो गया सनलाइट के कारण, और केमिकल के कारण भी मैंने आपको बता दिया, कीमोटैक्सिस, कीमोट्रॉपिक। अब एक आता है टच के कारण मूवमेंट। ठीक है, टच के कारण मूवमेंट। तो टच के कारण मूवमेंट जो होता है बेसिकली उसे बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट ये होता है बेसिकली अगर कोई चीज किसी को टच कर दे और टच करने की वजह से उसमें स्टिमुलेशन हो जाए और उसमें मूवमेंट शुरू हो जाए। जैसे कि आप यहाँ देखो टेंड्रिल वगैरह में काफी सारे ऐसे प्लांट आपने देखे होंगे। देखो इसके चारों तरफ सर्किल्ड होता है, वो एक ऐसे कोई चीज है उसके चारों तरफ इस तरीके से सर्किल्ड होता है। ठीक है, जो ऑर्चिड्स वगैरह होते हैं, आपके बालकनी वगैरह में भी बहुत सारे लोग प्लांट्स लगाते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते क्रीपर्स। हैं। हाँ, तो उसमें आखिर ऐसा क्यों होता है? तो उसमें थिग्मोट्रॉपिज्म होता है, क्योंकि जो सरफेस सपोज करो ऐसे है, तो जो सरफेस ये अंदर की तरफ टच रहती है इससे, सबस्ट्रेट से, उसमें ग्रोथ कम होती है, बाहर वाले सरफेस में ग्रोथ ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो इस तरीके से गोला 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 इस चारों तरफ। तो यहाँ पे क्या हो गया? थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट, देखो लिखा भी हुआ है थिग्मोट्रॉपिक रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ पे फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स और यहाँ पे कीमोट्रॉपिक रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद अब और भी एग्जांपल है थिग्मोट्रॉपिज्म के, जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे टच मी नॉट प्लांट, यानी कि छुई मुई का प्लांट, इसको टच करते ही इसकी पत्तियां जो हैं सिकुड़ जाती हैं, बिल्कुल ड्रॉपिंग ऑफ लीफ हो जाती है। सुना है कभी आपने, कभी देखा है छुई मुई के पेड़ को? वो नहीं देखा है सर। अच्छा कभी लाइव नहीं, देखा है। अच्छा मतलब लाइव टच करके नहीं देखा है कभी? हाँ, हाँ सर। कभी भी मौका मिले तो इसे देखना। जैसे आप टच करोगे ना कुछ ही सेकंड बाद इसकी सारी पत्तियां ड्रॉप हो जाती हैं। आखिर ऐसा होता इसलिए है, जैसे आप टच करते हो तो थिग्मोट्रॉपिज्म रिस्पॉन्स के कारण ये जो सेल्स होती है इस तरीके से होती हैं, इसमें वाटर भरा हुआ होता है, इसकी मेम्ब्रेन जो है परमिएबल होती है,
इसकी जैसे ही हम टच करते हैं ना, ये अपना वाटर जो है वो लॉस कर देती है। समझ गए बात को? जैसे ये पत्ती है इस तरीके से, तो यहाँ पीटियोल जो है, पीटियोल के नीचे वाली जो सेल्स हैं ये भी वाटर लॉस कर देंगी, तो ये इस तरीके से ड्रॉप हो जाएगा, और इसकी जो सेल्स है वो भी जो है लॉस कर देंगी वाटर, तो इस तरीके से वो सिकुड़ जाएगा। थोड़ी देर बाद फिर से ये सारी टर्जिड हो जाती हैं और फिर से हरी भरी हो जाती है। तो ऐसे प्लांट में को थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं, ठीक है, थिग्मोट्रोपिज्म। उसी तरीके से जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, जो इंसेक्ट को खाते हैं, वेनस फ्लाई ट्रैप हो गया, सनड्रू हो गया, ड्रोसेरा हो गया, ये सारे जो प्लांट्स होते हैं बेसिकली इंसेक्ट को खाते हैं। इसमें भी ऐसा होता है, जैसे इंसेक्ट यहाँ पे आता है, इसका जो फ्लैप होता है ये बंद हो जाता है धड़ाक से, तो ये भी टच के कारण ही होता है। दिस इज अ थिग्मोट्रोपिक रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद इधर बाल्सम देख लो, उसके बाद इधर लोटस देख लो, तो वेरियस प्लांट्स हैं जिसमें अलग अलग रिस्पॉन्स पाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, अच्छा एक चीज बताओ, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो भी तो जमीन में ही होते हैं, है ना, वो भी तो रूट उनकी जमीन में होती है, फिर वो इंसेक्ट क्यों खाते हैं? कभी सोचा आपने? क्योंकि उसमें से उसको न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं, चलो काफी हद तक आपने सही पकड़ा, लेकिन फिर जरूरत क्या है, जब सारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट तो रूट से मिलते हैं। एक्चुअली ये जितने भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं ये केवल अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है, इंसेक्ट्स को लेते हैं। बाकी पानी मिनरल सब कुछ ये कहाँ से लेते हैं? रूट से। तो इसीलिए जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, काफी सारे जगहों पे जो सॉइल होती है उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। हमारे क्रॉप में भी देखो नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है, इसलिए डाई यूरिया का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल जो कंपोस्ट मेन्योर्स आते हैं उनको भी यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली नाइट्रोजन की कमी जिस सॉइल में नेचुरली होती है उस जगह पे ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, और इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके वो केवल अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं, बाकी सारी चीजें वो जमीन से ही लेते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप सिंपली बता सकते हो कि भाई केवल नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये प्लांट्स जो होते हैं इंसेक्ट्स खाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मूवमेंट shown by the plants in response to the specific chemical is called the chemotropic movement. For example, the growth of the pollen tube towards the ovule, ये सब बता दिया आपको। All the above mentioned movement of the plants, तो ये सब पहले ही बता दिया था मैंने, ठीक है, लाइट के रिस्पॉन्स में, और सब अभी भी बता दिया आपको, तो रिवीजन हो गया आपका। On the careful observation, it is seen that in the plant like a touch me not Mimosa pudica, छूमे के प्लांट को मिमोसा प्यूडिका भी बोलते हैं, touch me not plant, movement also occurs at the place other than where it has been touched. Hence we can infer that the informations about the touch me not have been relayed within the plant from one place to another place, and that's used electrochemical impulse for transfer of the information from one place to another place. Plant cell changes their the shape by increasing the decreasing their water content, thereby they bring about the movement of the plant. तो कहने का मतलब ये कि टच मी नॉट प्लांट जो होता है, जो मिमोसा प्यूडिका प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। अब देखो हम लोग क्या है, टच तो एक जगह करते हैं कहीं पे, लेकिन लगभग इसके आसपास की सारी पत्तियां जो है वो ड्रॉप हो जाती हैं। तो ऐसा क्या होता है? तो कहीं ना कहीं इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स ट्रांसमिशन होता होगा, जैसे हमारे हार्ट में होता है, हमारे हार्ट में पल्सेस जनरेट होती हैं, हमारी यहाँ पे रेडियल आर्टरी में दिखती हैं, हर आर्टरी में पल्सेस चलती हुई दिखती हैं, है कि नहीं? तो उसी तरीके से इसमें भी कोई केमिकल रिस्पॉन्स होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिस्पॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन या फिर आयन मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ये बताने के लिए कि भाई यहाँ किसी ने टच किया है, इसीलिए छुई मुई का पेड़ भी इसे बोलते हैं। तो बेसिकली ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये थिग्मोट्रोपिज्म की वजह से हो रहा है। सम स्पेसिफिक मूवमेंट ऑफ द प्लांट डू नॉट लीड टू द प्लांट्स ग्रोथ सच एज द, अब हाँ, मैक्सिमम जो प्लांट का मूवमेंट हो किससे हो रहा है? ग्रोथ से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ और साथ ही साथ मैंने एक और बताया था कि जो
छुई मुई का पेड़ होता है उसमें कैसे ये ड्रॉप होता है, तो यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो अपना वाटर लॉस कर देंगी, तो ये टाइट रहती हैं, लूज हो जाती हैं और ये ड्रॉप हो जाएगा इस तरीके से। और जो पत्तियां होती हैं ये भी अपना वाटर लॉस कर देती हैं, तो ये भी बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं इस तरीके से। तो सम स्पेसिफिक मूवमेंट ऑफ द प्लांट डू नॉट लीड टू द प्लांट्स ग्रोथ। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक मूवमेंट भी होते हैं, जनरली जो सारे ग्रोथ होती है प्लांट में वो प्लांट में ग्रोथ की वजह से होता है, लेकिन हमारे में ग्रोथ की वजह से नहीं होता। अब सपोज करो अगर हमारे में भी ग्रोथ की वजह से मूवमेंट हो, तो हमें एक पैर आपको आगे बढ़ाने के लिए पहले कई महीनों तक इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आगे वाले पीछे वाले सरफेस में ग्रोथ होगी, जैसे ये हमारा पैर है सपोज करो, ठीक है, ये पैर है, अब हमें इस पैर को आगे ले जाना है, तो यहाँ पे ग्रोथ होगी तभी तो ये आगे जाएगा, तो नई सेल्स बनेंगी, उसके बाद धीरे 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 ये यहाँ आया, उसके बाद अगले हफ्ते क्या है यहाँ आया, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद फिर अब आपको वापस आना है, तो फिर इधर की ग्रोथ रुक जाएगी, इधर की ग्रोथ ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि आपको 2 कदम चलने में कई साल लग जाएंगे, लेकिन हमारे अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर मसल्स होती हैं, स्केलेटल होता है, बोन्स होती हैं जो जुड़ी होती हैं, ये तुरंत कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है और आपका मूवमेंट हो जाता है। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता। प्लांट में अगर मूव करना है, इसको बेंड करना है, तो यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा होगी, यहाँ पे कम, इसीलिए प्लांट के मूवमेंट में टाइम लगता है। लेकिन कुछ मूवमेंट ऐसे भी होते हैं प्लांट में जिसमें बिना ग्रोथ के होता है। समझ पा रहे हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ आ रहा है सर। ठीक है, तो यहाँ पे सम स्पेसिफिक मूवमेंट ऑफ द प्लांट डू नॉट लीड टू द प्लांट ग्रोथ, सच मूवमेंट आर कॉल्ड द ग्रोथ इररेलेवेंट मूवमेंट एज ए रिस्पॉन्स टू। ऐसी मूवमेंट्स को जिसमें ग्रोथ नहीं होता फिर भी प्लांट की मूवमेंट हो जाती है, जैसे हम लोगों में होती है, तो कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो हम लोगों की तरह भी मूव करते हैं, तो ऐसे को बोलते हैं ग्रोथ इररेलेवेंट मूवमेंट। ऐसे प्लांट में as a response to change in the surroundings, the plant hormone bring about the various movement in the plant। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि सराउंडिंग में अगर कुछ चेंज होता है, तो प्लांट के डिफरेंट हार्मोन्स जो होते हैं वो भी कुछ चेंजेस कर देते हैं, जिससे कि उसमें कुछ मूवमेंट हो जाता है। यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है विनस फ्लाई ट्रैप के बारे में, यानी कि पिचर प्लांट के बारे में जो इंसेक्ट खाता है। इन द विनस फ्लाई ट्रैप कॉल्ड विनस फ्लाई ट्रैप, देयर इज अ ट्रैप दैट अपीयर्स एंड smells like a flower and deceive insects, and when an insect visit that flower like trap, the trap closes up and the trapped insect is digested by the plant। the lotus flower open during the daytime। अब लोटस फ्लावर का देख लो, जो कमल का फूल होता है, डे टाइम में ओपन होता है ये, ठीक है, डे टाइम, while that of the tuberose polyanthrus open at the night। तो काफी सारे प्लांट नाइट में ओपन होते हैं, काफी सारे प्लांट डे में, सॉरी, फ्लावर्स जो होते हैं वो डे में ओपन होते हैं, काफी सारा नाइट में ओपन होता है। तो वो भी रिस्पॉन्स के आधार पे होता है। तो जो डे में ओपन होता है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक शो करेगा, और जो नाइट में ओपन होता है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक शो करेगा, क्योंकि वो लाइट में ओपन हो रहा है तो लाइट उसको चाहिए, यानी कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। उसी तरीके से यहाँ पे फाइब्रिल्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स, fibrils present on the leaves of the insectivorous plant Drosera and bend inwards as soon as an insect lands on the leaves and surround the insect from all the side। तो ड्रोसेरा जो अभी बना हुआ था ऊपर, ये वाला प्लांट आपने देखा, इसे सनड्यू प्लांट भी बोलते हैं, यही है ड्रोसेरा, ठीक है। इसमें क्या, इसमें विनस फ्लाई ट्रैप है, ड्रोसेरा सनड्यू प्लांट दूसरे तरीके से होता है, चमकता रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करता है ये, इस तरीके से जैसे ही आता है ये फ्लैप जो है बंद हो जाता है इस तरीके से। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इन द बाल्सम, जो कॉटन का पेड़ होता है, कनाडा बाल्सम, इन द बाल्सम द राइपेंड फ्रूट डहीसेस बर्स्ट ओपन एट द नाइट टाइम टू डिस्पर्स द सीड। दहीसेंस का मतलब क्या होता है पता है आपको? दहीसेंस, सुन पा रहे हो? वो भी एक प्लांट है सर। नहीं 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 नहीं, दहीसेंस का मतलब होता है दही, ये दहीसेंस का वो दहीसेंस नाउन होता है और दहीसेंस जो होता है वर्ब होता है।
यहां से लिखा हुआ है साफ साफ, बर्स्ट आर ओपन होना। तो जब भी कोई सीड बनता है, काफी सारे प्लांट में देखो इस तरीके से सीड जो है बंधे हुए पाउच में रहता है अंदर, ठीक है। अचानक ये पाउच बर्स्ट हो जाता है और यहाँ से सीड ऐसे ऐसे बिखर जाते हैं, काफी सारे चीजों में आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं दही सेंस। बर्स्टिंग आर ओपन होना, जब कोई भी फ्लावर या फिर कोई भी सीड्स जो है डिस्पर्स हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, तो उसे दही सेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो सीड का मूवमेंट होता है क्या है, टैक्सिस मूवमेंट है, ठीक है। लेकिन जो इस पार्ट में मूवमेंट हो रहा है जिसमें कि सीड स्टोर होता है, ये ट्रॉपिक मूवमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पैक था और यहाँ से कुछ चेंजेस हुए जिससे कि ये धीरे 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 सिकुड़ता चला गया और ये फट गया। तो इसका मूवमेंट तो यही था, बस केवल यहाँ से यहाँ चेंज हुआ तो ट्रॉपिक हुआ। लेकिन ये जो सीड्स का मूवमेंट है, अंदर सीड से जो बिखर गए चारों तरफ, दैट इज द टैक्सिस मूवमेंट। तो वही चीज है बालसम में, द राइपेंड फ्रूट दही से मतलब बर्स्ट और ओपन होते हैं एट द राइट टाइम टू डिस्पर्स द सीड, ठीक है। तो डिस्पर्स सीड को डिस्पर्स करने के लिए सही समय पे वो दहीज होते हैं, यानी कि बर्स्ट होते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया मूवमेंट प्लांट के अंदर। हाँ सर। तो देखो अभी हम लोग बात करते हैं ह्यूमन के अंदर। तो ह्यूमन के अंदर मूवमेंट के लिए ग्रोथ की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ग्रोथ के वजह से भी काफी सारी मूवमेंट होती है, लेकिन बेसिकली हम लोगों में हमेशा ग्रोथ की जरूरत नहीं है मूवमेंट के लिए, क्योंकि हमारे अंदर स्केलेटल मसल्स होती हैं, स्केलेटल होता है सपोर्ट के लिए, ग्रोथ के सपोर्ट के लिए, जिसकी वजह से ग्रोथ होता है। As you watch the match being played on your school ground, you will see the control and coordination among the movement of the player. आप देखते हैं जैसा कि अभी आप कोई भी क्रिकेट देखते हैं, कोई भी मैच देखते हैं, तो आप देखो सब कुछ कंट्रोल रहता है। जब चाहेंगे वो बॉल को उठाएंगे, बैलेंस्ड रहेंगे, उनका आंख भी साथ साथ काम करता है, हाथ भी साथ साथ काम करता, सब कुछ। तो दैट इज बिकॉज ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, अगर 3 ऑर्गन है तो वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, यही है कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल का मतलब क्या है, हमारा जो है इन मसल्स पे, इन स्केलेटल सिस्टम पे कंट्रोल होता है, हम जैसे चाहें वैसे मूवमेंट कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोसेस गो ऑन द साइमल्टेनियसली इन द ह्यूमन बॉडी। All these processes are to be efficiently and effectively controlled and coordinated, and this is done with the help of two system. तो आपकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस चलते रहते हैं, ठीक है। तब क्या होगा, कुछ प्रोसेस आपकी बॉडी में 2 तरीके के प्रोसेस है। देखो, एक प्रोसेस है वॉलंटरी, एक प्रोसेस है इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी प्रोसेस क्या होता है, जो अपने आप चलता रहता है बिना आपके कॉन्शियस के। जैसे कि जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स में आपका हार्ट रेट है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, आपका ब्रीदिंग है, ये आप सोचेंगे नहीं तभी भी होता रहता है। उसी तरीके से आपके बॉडी में जितनी सेल्स हैं, सभी सेल्स के अंदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती रहती है, जैसे कि डाइजेशन होता रहता है, एनर्जी बनती रहती है, और नई नई प्रोटीन्स बनती रहती हैं, हार्मोन्स बनते रहते हैं। तो ये सब आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसे बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। एक बार जब आप खाना खा लेते हैं, आपके स्टमक में चला जाता है, तो वो अपने आप डाइजेस्ट हो जाता है, आपको उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है कि नहीं। दिस इज इनवॉलंटरी। लेकिन जो चीज आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे आपकी स्केलेटल मसल, आपको हाथ कैसे हिलाना है, आपको आंख कैसे रखना है, आपको पलकें झुकानी है या फिर पलकें उठानी है, या फिर मतलब जो भी काम आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज वॉलंटरी। समझ में आया, वॉलंटरी इनवॉलंटरी। तो ये सब कैसे कंट्रोल होते हैं, नर्वस सिस्टम से और इंडोक्राइन सिस्टम से। तो आपके बॉडी में आपको पूरा कंट्रोल करने के लिए 2 सिस्टम काम करते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है और नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ढंग से पढ़ना, ढंग से समझना आपको हमेशा काम आएगा। इसमें ब्रेन को अच्छे तरीके से समझेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को अच्छे तरीके से समझेंगे कि कैसे कैसे हमारा जो ब्रेन है वो काम करता है।
तो चलो हम लोग फिर इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे करते हैं। तो जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है एक आपका नर्वस सिस्टम का, एक है केमिकल का। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है यानी कि आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस कराते हैं। मैं पहले भी बोल दिया था आपसे, वो बताया था इस बारे में। और आपका नर्वस सिस्टम होता है जो हमेशा काम करता है आपके लिए। तो हम लोग अभी बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस कंट्रोल क्या है? देखो मैंने आपको बोला था कि आपकी बॉडी में अच्छा सानिया, नॉइज आ रही है क्या आपको, की आवाज क्लियर आ रही है? नहीं सर। नॉइज नहीं है? नहीं सर। एक्चुअली आज मैंने माइक्रोफोन ही नहीं लगाया है, तो मुझे लग रहा है कि कंप्यूटर से ही वॉइस जा रही है, आपको मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मुझे लगा कि नॉइज दे रहा होगा ये। जस्ट अ नहीं मोमेंट। सर, आपका वॉइस ही आ रहा है मेरे को क्लियरली। ओके। ठीक है, और कि वैसे ही है? सर अभी कुछ सुना ही नहीं, आपका वॉइस बहुत लो हो गया है। अच्छा, मेरा वॉइस बहुत स्लो हो गया अभी? अभी भी नहीं सर। स्लो हो गया वॉइस? ओके, जस्ट अ मोमेंट। सुनाई नहीं दे रहा है। अभी मेरा वॉइस कैसा आ रहा है? हाँ अभी ओके है सर। अभी ठीक है ना पहले से? हाँ सर। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम की। ठीक है, मैंने बोला था कि आपकी बॉडी में जितने भी तरह के ऑर्गन्स हैं सभी क्या है, सेल से मिलके बने हैं। लेकिन नर्वस जो टिश्यू होता है वो अलग टाइप की सेल से मिलके बनता है, जिसे न्यूरॉन्स बोलते हैं या नर्व सेल बोलते हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, आपकी बॉडी में जो भी चीजें होती हैं आपको कॉन्शियस देना कि मतलब क्या हो रहा है मेरी बॉडी में। ठीक है, डिफरेंट टाइप के स्टिमुलस हैं जिसको ये रिसीव करता है, रिसीव करके ब्रेन को बताता है आपका नर्वस सिस्टम। उसके बाद ब्रेन क्या करना है उसी हिसाब से आपके स्केलेटल मसल को ऑर्डर करता है। सपोज करो कि आपका भाई आया, ठीक है, और उसने आपको निडल प्रिक कर दिया निडल प्रिक। उसके बाद क्या हुआ, अब निडल प्रिक कर दिया तो ऑब्वियसली दर्द होगा, और निडल प्रिक करने पे इतना दर्द होता है तुरंत ही हाथ आपका वहां चला जाएगा बिना सोचे समझे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये तो हो गया सडन रिस्पॉन्स। एक होता है कि आप जा रहे हो, कोई भी जा रहा है, अचानक वो कहीं फंस गया, गिर गया, उसको चोट लग गई, तो उसको दर्द होना शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद तो दर्द होना शुरू हो गया, तब वो अपना हाथ लगा के देखेगा अरे कहाँ चोट लगी है मुझे। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले उसको दर्द महसूस हुआ। उसका जब भी चोट लगी उसको शुरू में नहीं पता था, जैसे हल्का हल्का दर्द होना शुरू हुआ तो आपके ब्रेन के जो फाइबर यहाँ पे है, नर्व फाइबर्स, उसने उस चीज को रिसीव किया, सेंसेशन को आपके ब्रेन को बताया। आपके ब्रेन ने कहा कि आपके स्केलेटल मसल को वहां पे भेजा, इम्पल्स दिया। ठीक है, आपकी स्केलेटल मसल एक्टिव हो गई और जाके वहां पे टच करके देखें कि भाई कहाँ चोट लगा हुआ है मुझे। तो कहीं ना कहीं आपका नर्वस सिस्टम हर काम को करता है। ये तो रही बात, आपको पता चल गया वॉलंटरी वाला। लेकिन आपकी बॉडी में पता नहीं कितने इनवॉलंटरी प्रोसेसेस होते रहते हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं कि ये होगा तो ऐसा होगा, ये होगा तो ऐसा होगा। उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। जैसे आपके पेट में खाना जाएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होना शुरू हो जाएंगे और डाइजेशन शुरू हो जाएगा। जैसे ही डाइजेस्ट आपके स्टमक से खाना खत्म होगा वैसे ही ब्रेन को पता चल जाएगा कि भाई खाना खत्म हो गया है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करना रोक देगा। तो सब कुछ अपने आप होता है।
तो उसी तरीके से सबसे पहले नर्वस कंट्रोल की बात करते हैं। तो ह्यूमन कैन रिस्पॉन्स टू चेंज इन देयर सराउंडिंग ड्यू टू नर्वस कंट्रोल। तो आपके सराउंडिंग में जो भी चेंज होता है, कोई चेंज होगा, उसी को स्टिमुलस बोलते हैं। अगर आप नॉर्मली बैठे हुए हो, सब कुछ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे बैठे रहोगे। लेकिन वहीं आपका भाई आके चिल्लाने लगा, स्टिमुलस आ गया, यानी कि आपके सराउंडिंग में कुछ ना कुछ चेंजेस हो गए। उसके बाद अब मम्मी आके आपको बोलने लगी कि चलो 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 सानिया खाना खा लो, तो क्या हुआ, आपके सराउंडिंग में कोई चेंज हो गया, जिसकी वजह से आप रिस्पॉन्स करोगे। तो वो रिस्पॉन्स किसकी वजह से आता है, नर्वस सिस्टम की वजह से। इम्पल्स आर जनरेटेड इन द ह्यूमन बॉडी एंड इन अकॉर्डेंस विद द चेंज इन द सराउंडिंग। तो जैसा सराउंडिंग में चेंज होता है, उसी हिसाब से इम्पल्स जनरेट होता है। अगर आपको कोई गाली देने लगेगा, तो आप भी गाली देने लगोगे या गुस्से से उसको मारने लगोगे। तो जैसा इन्वायरमेंट में चेंज होता है सराउंडिंग में, उसी हिसाब से आपके अंदर भी नर्वस सिस्टम में चेंज आता है। अगर कोई आपको प्यार से बुलाएगा, तो आप उसी तरीके से उससे रिएक्ट करोगे। अगर कोई गुस्सा करेगा, तो उसी तरीके से आप रिएक्ट करोगे। तो कहने का मतलब है कि नर्वस सिस्टम सब स्टिमुलस पे ही काम करता है। जैसा स्टिमुलस आपको मिलेगा, उसी हिसाब से आप काम करोगे। सिंपल सी बात है। नर्वस कंट्रोल प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ empowering the body cells with the ability to respond to these impulse। यही चीज प्लांट में नहीं होती। तो प्लांट में सारी मूवमेंट ग्रोथ के कारण होती है, लेकिन ह्यूमन के अंदर या फिर एनिमल के अंदर ये सबसे बड़ी चीज होती है, जिसकी वजह से एक्चुअल में ग्रोथ होती है। और नर्वस सिस्टम जो होता है बेसिकली, वो आपको एबिलिटी प्रोवाइड करता है किसी भी स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड करने का तुरंत। हालांकि प्लांट भी स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन सारे स्टिमुलस पे नहीं करते। अब प्लांट को सुई आप प्रिक कर दोगे, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, उसको कुछ नहीं करेगा वो। लेकिन अगर लाइट का चेंज कर दिया, जिससे कि प्लांट को प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन आपके अंदर, हमारे अंदर तो इतनी सेंसिटिविटी है कि कोई कुछ भी करे, हल्का सा कोई कीड़ा भी अगर बोलना शुरू कर देता है साइलेंट में, तो हम लोग उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, अरे कीड़ा कहाँ बोल रहा है। ठीक है। तो इस वजह से हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से ही ये एडवांसनेस आती है। दिस एबिलिटी डिपेंड अपॉन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द ऑर्गेनिजम्स बॉडी स्ट्रक्चर। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, आप देखो छोटे ऑर्गेनिज्म से बड़े ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म जितना कॉम्प्लेक्स होगा, उतना ही डेवलप्ड उसका नर्वस सिस्टम होता है। यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक द अमीबा डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम which produces such impulse and response। तो जैसे सिंगल सेल है, तो जब वो एक ही सेल वाला अमीबा है, तो भाई उसमें नर्वस सिस्टम कहाँ से आ जाएगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम तो खुद ही मल्टी, एक अलग टाइप का सेल है नर्व सेल, और ये अमीबा केवल सिंगल सेलुलर होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में नर्वस सिस्टम नहीं होता, वो बिल्कुल प्लांट के जैसा ही बिहेव करते हैं मैक्सिमम टाइम इम्पल्स के मामले में। ठीक है। और बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिसमें नर्वस सिस्टम नहीं होता, लेकिन काफी सारे होते हैं जिसमें सिंपल नर्वस सिस्टम होता है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम होता है। मल्टी सेलुलर एनिमल्स लाइक ह्यूमन हैव ए नर्वस सिस्टम टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल कॉल्ड द नर्व सेल और न्यूरॉन्स। तो ह्यूमन के अंदर सबसे बड़ा नर्वस सिस्टम होता है, और ये नर्वस सिस्टम जो है बेसिकली एक स्पेशल टाइप के नर्व सेल से बना होता है, जिसे न्यूरॉन्स भी कहते हैं। अब आ गया समझ में, यहां तक कोई दिक्कत? हाँ सर। सिंपल है। देखो, हमारे अंदर जो रिस्पॉन्सिव कैपेसिटी होती है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप कोई चीज पूछ रहे हो मुझसे, मैं फिर बता रहा हूँ, या मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो एक्चुअली सब कैसे पॉसिबल है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन को पता चल रहा है कि आपने मुझसे कुछ पूछा। उसके बाद हमारे ब्रेन ने ही हमारे टंग को आदेश दिया कि भाई जाके बताओ कि ये चीज है ऐसे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारी चीजें हमारे ब्रेन में ही स्टोर थी, मेमोरी थी। तो इसी के आधार पे मेमोरी कार्ड भी बनाया गया है, या
जो आपका एसडी कार्ड आता है वो भी इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके बनाया गया है कि जैसे हमारे अंदर स्टोर होती कोई चीजें, वैसे मेमोरी में भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये नर्वस सिस्टम में बेसिकली ह्यूमन में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले एक बेसिक चीज समझ लो, बस कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं डायग्राम बन रहा है। ठीक है, जनरली घटिया ही बनता है। तो यहाँ पे इस तरीके से ब्रेन होता है, यहाँ पे पॉन्स होता है, मेडुला होता है इस तरीके से। तो यहाँ पे फिर न्यूरोसील होती है, फिर यहाँ के नीचे स्पाइनल कॉर्ड जाता है। तो यहाँ पे आपका ब्रेन होता है इस तरीके से, नर्वस सिस्टम। यहाँ पे सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, यहाँ पे सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम होता है यहाँ पे, सॉरी। तो ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है पूरा आपका, सेरिबेलम वगैरह, और ये सेरिब्रम होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे जो आप सोचते हैं, जो आपकी मेमोरी होती है, यहीं पे सारी चीजें स्टोर होती हैं। और ये जो हाइंड ब्रेन होता है, जिसमें आपका ये ऑसिपिटल लोब होता है और सेरिबेलम वगैरह होता है, ये विजन के लिए होता है, ऑडिटरी के लिए होता है, सुनने के लिए होता है। तो ये सब किससे कनेक्टेड रहते हैं? आंख जो है ऑडिटरी ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड रहती है, ठीक है। और आपका जो कान होता है यहाँ पे, ठीक है, कान जो होता है उसे ऑडिटरी नर्व से कनेक्टेड होती है। तो कान कोई चीज सुनता है और जाके ब्रेन को बताता है, आंख कोई चीज देखती है जाके ब्रेन को बताती है। उसके बाद ब्रेन जो होता है वो आपका एक्शन लेता है, ठीक है। ब्रेन जो होता है वो एक्शन लेता है कि क्या करना है। तो एक्चुअल में ये पूरा जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या है, एक तो ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। दो तरीके का नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल, दूसरा क्या है, पेरिफेरल। सॉरी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है आपका ब्रेन, ये वाला पार्ट पूरा, और ये स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, जो आपके रीढ़ की हड्डियों के बीच में होता है, ये आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब कुछ नर्व्स होती हैं, ठीक है, जो ब्रेन से राइज करती हैं, उसे बोलते हैं, ब्रेन से राइज करती हैं। तो और कुछ जो होती हैं वो, एक मिनट रुक जाओ, एक और कुछ जो होती हैं यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड्स होते हैं वहां से राइज करती हैं, जो कि आपकी पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं। कुछ का काम क्या होता है, इम्पल्सेस को रिसीव करती हैं। जैसे आपको ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी पे ये फैली हुई रहती हैं, उसको सेंस करती हैं, आके ब्रेन को बताती हैं। ब्रेन क्या करता है फिर आपको, इन आपके जो ये दूसरी नर्व्स होती हैं, ये इस इफरेंट नर्व होती हैं, यानी कि
सपोज करो आपने देख लिया सांप, ठीक है, स्नेक देख लिया, तो यहाँ पे सेंसरी नर्व जो होगी, जो आंख में कनेक्टेड होती है सेंसरी नर्व, वो सेंस करेगी कि अरे सांप है ये तो। उसके बाद ये जाके बताएगी ब्रेन को, ब्रेन क्या करेगा, तुरंत ही आदेश देगा स्केलेटल मसल को, किसके थ्रू, ये जो मोटर नर्व है। तो जो ब्रेन से इंपल्स को लेके जाती है उसे मोटर नर्व, जो इंपल्स ब्रेन तक पहुंचाती है वो सेंसरी नर्व। या इसे एफरेंट और इफरेंट भी बोलते हैं। सेंसरी को क्या बोलते हैं, एफरेंट, एफरेंट नर्व। और ये इंपल्स को बाहर लेके जाता है, यानी कि आपके मसल्स तक, आपके पैरों के मसल पे लेके जाएगा और आपके पैरों के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, जिससे आप भाग जाएंगे वहां से। पहले क्या होता है, आपने स्नेक देखा, आप डर गए, उसके बाद आपका ब्रेन क्या करेगा, अरे भाई भागो यहाँ से, तो तुरंत ही इंपल्स देगा आपके, तुरंत ही आप अपने पैर को मोड़ोगे। क्यों मोड़ोगे, क्योंकि ब्रेन ने कहा आपको, ब्रेन से इंपल्स चला गया आपके पैर के मसल में। तो जो ब्रेन से इंपल्स को लेके गया स्केलेटल मसल में वो मोटर हो गया, क्योंकि वो आपके पैरों को चला रहा है। और जो आपकी आंखों से देखने के बाद इंपल्स को लेके आया था ब्रेन में, दैट इज इफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से निकलती हैं, इसमें सेंसरी मोटर होती हैं, सेंसरी भी होती हैं, मोटर भी होती हैं। इसको क्रेनियल नर्व बोलते हैं, क्योंकि ब्रेन को क्या बोलते हैं, क्रेनियम, एक कैविटी को क्या बोलते हैं, क्रेनियम, जो इसको कवरिंग होती है, तो क्रेनियल नर्व। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं आपके हर वर्टिब्री के बीच से, उसे बोलते हैं स्पाइनल नर्व। तो जो ये नर्व होती हैं सॉरी, जो पूरी बॉडी में फैली होती हैं, एक्चुअल में ये बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जबकि जो आपका ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आपको समझ में आया सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। जो नर्व आपकी बॉडी में फैली हुई होती हैं, वो क्या बनाती हैं, सुन पा रहे हो। हाँ सर। जो आपकी बॉडी में देखो बहुत सारी नर्व्स फैली रहती हैं, तभी तो आपको पता चलता है। जैसे अगर आप कोई आपको हाथ से टच करे, या आपने एक हाथ से दूसरे हाथ को आप टच करो, तो आपको वो टच पता चल रहा है ना कि हाँ कोई टच कर रहा है। हाँ तो सर। पता कैसे चल रहा है, नर्व है यहाँ, तो तभी तो कोई वायर है जो आपके ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है, तभी तो पता चल रहा है। बिना वायर के कैसे पता चलेगा। तो इसी तरीके से, और उसके बाद आप अपने हाथ को हिला रहे हो, इस तरीके से उठा के इधर ला रहे हो, उधर ला रहे हो, तो ये कौन बता रहा है, आपका ब्रेन बता रहा है कि भाई हाथ को नर्व्स। उठाओ, यहाँ लेके आओ, है ना। तो ये भी नर्व से कनेक्टेड होगा, आपकी मसल, तभी तो वहां तक इंपल्स पहुंच रहा है। तो ये जो नर्व्स होती हैं, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। और जो आपका ब्रेन होता है और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। ठीक है, तो दो तरीके के नर्वस सिस्टम होते हैं, जो मैंने आपको बेसिक एकदम बता दिया। तो आपको याद रखना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसका स्क्रीनशॉट लेना है कि हटा दूं, एक बार ले लो, बाद में डिलीट कर देना, आपको याद रहेगा। ले लिया सर। तो एक्चुअल में ये जो सारे, चाहे वो ब्रेन की सेल हो, चाहे वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सभी कोई किससे मिलके बने होते हैं, नर्व सेल से। ठीक है, तो नर्व सेल का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं दिखाता हूं आपको। यहाँ पे इस तरीके से नॉर्मली अभी तक हम लोगों ने सेल कैसे पढ़ा है, सिंपली गोल सा पढ़ा है, इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें गाल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल ऑर्गेनली, ये सब होते हैं इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ अलग टाइप की सेल है, लेकिन है ये भी सेल। देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसमें भी
ठीक है, और ये सब साइटोप्लाज्म है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये सारी चीजें होंगी। अब बात करते हैं कि ये सब क्या है। तो ये सब स्पेशल टाइप की सेल्स है, इसमें दो प्रोसेसेस निकले होते हैं। एक तो सेल बॉडी के जस्ट चारों तरफ होते हैं, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, ये पूरा आपकी सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है, और इसी से एक लंबा सा प्रोसेस निकला हुआ होता है इस तरीके से। एक्चुअल में दिस इज नोन एज एक्सॉन। क्या है ये? एक्सॉन। तो ये है डेंड्राइट्स, ये है एक्सॉन। एक्सॉन टर्मिनल। अब देखो ध्यान से समझो इसे। ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये रिसेप्टर का काम करते हैं। क्या करते हैं? रिसेप्टर का। कोई भी स्टिमुलस को ये रिसीव करते हैं और इस सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं, उसके बाद सेल बॉडी से ये एक्सॉन के थ्रू आगे ट्रेवल हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर नर्व सेल बड़ी है, काफी नर्व सेल है, तो यहाँ पे क्या है? एक्सॉन। तो दूसरी सेल का यहाँ पे डेंड्राइट आ जाएगा इस तरीके से। कहने का मतलब ये वाला डेंड्राइट यहाँ से इम्पल्स रिसीव किया, यहाँ से इम्पल्स आया एक्सॉन के थ्रू यहाँ पे, फिर यहाँ पे वेसाइकल से रिलीज हुई, फिर दूसरे नर्व सेल का ये डेंड्राइट फिर से इसे इम्पल्स को रिसीव करेगा और फिर से ये आगे एक्सॉन के थ्रू बढ़ा देगा। तो एक सेल का डेंड्राइट दूसरे का एक्सॉन आपस में जुड़े रहते हैं, इसी तरीके से लंबी सी नर्व बन जाती है। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो बेसिकली क्या है, जब जैसे आपके हाथ पे कोई टच करता है या आप खुद अपने हाथ पे टच करो तो आपको सेंस फील होता है, तो आखिर वो चीज सेंस कौन करता है? वो चीज करता है डेंड्राइट। यानी कि आपके स्किन के ऊपर पूरा डेंड्राइट्स फैला हुआ है। ठीक है, जो नर्व सेल हैं उसके जो डेंड्राइट्स हैं ये फैले हुए हैं। जैसे कोई यहाँ पे टच करता है वो तुरंत ही इम्पल्स को आगे बढ़ा देता है और जाके ब्रेन को बता देता है। सिंपली कहानी की तरह समझो। तो डेंड्राइट्स क्या है? अब बात करता हूं, आपने अपने कॉलेज वगैरह में गाना गाया होगा या स्पीचेस दी होंगी, ठीक है, फंक्शंस में। उसमें क्या क्या होता है? एक होता है एम्पलीफायर, ठीक है, एम्पलीफायर। उसके बाद यहाँ पे एक कनेक्टेड होता है आपका माइक, इसमें वायर कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप गाना गाते हो। उसके बाद दूसरा इसका पार्ट कनेक्टेड होता है एक स्पीकर से, जिसमें उसका रिस्पांस सुनाई देता है। क्लियर यहां तक? सुन पा रहे हो? हाँ सर। तो यहां से क्या होगा, जैसे ही आप साउंड प्रोड्यूस करोगे ये क्या कर लेगा, इसे माइक जो है ये रिसेप्टर है और इसे रिसीव कर लेगा, और इस सेंसरी नर्व के थ्रू ये वायर जो है ये क्या होता है, सेंसरी या फिर एफरेंट नर्व के थ्रू ये इस एम्पलीफायर तक पहुंचा देगा, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो एम्पलीफायर होता है आपका, यही मेन यूनिट होती है, इसे बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद यहाँ से फिर ये सेम जो इम्पल्स आया है इसको भेज देगा साउंड में, साउंड लाउड स्पीकर में, या स्पीकर आप बोल सकते हैं, और यहाँ पे वो साउंड आपको सुनाई देगी। तो इस यूनिट से ये जो स्पीकर तक आया इसे बोलते हैं
मोटर नर्व, या फिर इफरेंट नर्व, या इफरेंट वायर, या इफरेंट मोटर, कुछ भी बोल सकते। ठीक है। उसी तरीके से क्या होता है, आपका कहीं भी आपको चोट लगती है, तुरंत आपका जो नर्व यहाँ पे कनेक्टेड होती हैं उसको रिसीव करती हैं। तो यहाँ पे ये जो रिसेप्टर होते हैं, क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली डेंड्राइट्स होंगे सेल के। ठीक है। और एक्सॉन जो है इस तरीके से सेंट्रल नर्वस तक एक्सटेंड करते हैं, कभी कभी बीच में कई सारी नर्व सेल जुड़ के तब एक नर्व बनाती हैं। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, ब्रेन को जाके बताएगा, ब्रेन में कुछ प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद ये स्केलेटल मसल को इंपल्स भेजेगा कि भैया आप अपना पैर चलाओ, हाथ चलाओ। ठीक है। तो सेम बिल्कुल लाउड स्पीकर जैसा सिस्टम ही आपकी ब्रेन में भी काम करता है, आपके बॉडी में भी काम करता है। तो कभी भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप किसी भी लाउड स्पीकर सिस्टम को आप याद कर लीजिए, किसी एम्पलीफायर को याद कर लीजिए, भाई कैसे कैसे होता है, तो उसमें आपको सेंसरी और मोटर का पता चल जाएगा आसानी से। ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं नर्व सेल की, इसके पार्ट्स देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये एक्सॉन होता है। तो एक्सॉन दो तरीके का होता है, एक माइलिनेटेड, एक नॉन माइलिनेटेड। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये माइलिनेटेड है। माइलिनेटेड का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर एक सब्सटेंस की बेसिकली कवरिंग हो जाती है। एक सेल होती है स्वान सेल, जो कि एक सीथ सिक्रीट करती है, जो कि एक्सॉन के चारों तरफ इस तरीके से सीथ बन जाती है। और बीच बीच में खाली देखो ये जगह है, यहाँ पे खाली एक्सॉन ही है, यहाँ पे सीथ नहीं है। तो इस सीथ को इस जो खाली जगह है इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेन वियर। और ये जो सेल है जो माइलिन सीथ को सिक्रीट करती है, इसे बोलते हैं स्वान सेल। और ये जो पूरा सब्सटेंस है जो सिक्रीट हुआ है, ये फैट का बना हुआ होता है पूरा, इसे बोलते हैं माइलिन सीथ। तो दो तरीके के न्यूरॉन होते हैं, नॉन माइलिनेटेड एंड माइलिनेटेड। तो ये क्या है, माइलिनेटेड, क्योंकि इसमें माइलिन सीथ प्रेजेंट है। जहां पे माइलिन सीथ प्रेजेंट होती है वहां पे रूट नोड ऑफ रेनबियर होता है, स्वान सेल होती है और माइलिन सीथ होता है। जबकि स्मूथ वाले में ये सब सारी चीजें नहीं होती। थोड़ी सिंपली इस तरीके से एक एक्सॉन होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसको रिवीजन जरूर करना, क्योंकि रिवीजन अगर नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, एक मिनट रुकना जरा।
ठीक है सानिया। तो समझ पा रहे हो ना अभी तक, कोई दिक्कत तो नहीं? समझ आ रहा है सर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बस सिंपली सेल के जैसा है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। दो तरीके की ये नर्व सेल होती हैं, एक सिंपल जो होती हैं, एक माइलिनेटेड होती हैं। जो माइलिनेटेड होती हैं उसमें जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है नोड टू नोड होता है, ये जो नोड है ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन जो स्मूथ होती है उसमें सिंपल होता है इस तरीके से। तो इसी को जो नोड टू नोड होता है इसे सॉल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। चलो इतना भी ज्यादा डीप में जानने की जरूरत नहीं है, अभी बस याद रखो इसका कॉन्सेप्ट। एक्सॉन है, ये माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ कौन सिक्रीट करता है? स्वान सेल। और बीच बीच में खाली जगह रह जाती है जिसको बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। ये एक्सॉन है, ये डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स इंपल्स को रिसीव करते हैं और एक्सॉन इसे रिलीज करते हैं। तो नर्वस सेल स्पेशल टाइप का, नर्वस या नर्व सेल, न्यूरॉन्स, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच कंडक्ट द इम्पल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द बॉडी आर कॉल्ड द न्यूरॉन्स। तो ऐसी सेल्स जो इम्पल्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाती है आपके बॉडी में, दिस इज नोन एज नर्व सेल आर न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे आपकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल। उसी तरीके से नर्वस सिस्टम भी जो है एक स्पेशल टाइप का सेल का बना होता है जिसे न्यूरॉन सेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट होती है वो नर्व सेल होती है। नर्व सेल आर लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी। नर्व सेल ही आपकी बॉडी की सबसे बड़ी सेल होती है, ठीक है। मे मेजर अप टू ए फ्यू मीटर इन द लेंथ। तो लगभग लगभग ये 1 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है, ठीक है। मे मेजर अप टू ए फ्यू मीटर, कुछ मीटर तक हो सकती है। नर्व सेल हैव एबिलिटी टू जनरेट एंड कंडक्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स। तो इसके अंदर ताकत होती है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स खुद जनरेट कर सकते। जैसे स्टिमुलस आता है इसके अंदर खुद इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स जनरेट हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है और वे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होती रहती है। तो इसके अंदर खुद केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स जनरेट करने की कैपेसिटी होती है और खुद जो है ये इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स जनरेट कर सकता है। The cells that support the nerve cell and help in their function are called the neuralgia. तो काफी ऐसी सेल्स होती हैं जो इस नर्वस सेल को सपोर्ट करने के लिए होती हैं, ऐसी सेल्स को बोलते हैं न्यूरोलजिया। Nerve cell and the neurological cell together form the nerves. यहाँ पे नर्व सेल एंड द न्यूरोलॉजिकल सेल टुगेदर फॉर्म द नर्व्स। तो नर्व सेल्स साथ ही साथ उसकी एसेसरी सेल्स जो होती हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं, दोनों को मिला के एक्चुअल में नर्व्स को बनाती हैं। तो यहाँ पे all information about the surroundings is collected by the end or dendrites of the neurons। बताया कि जो डेंड्राइट्स होते हैं वही जो है इंपल्स को रिसीव करते हैं, यानी कि सराउंडिंग में कैसा स्टिमुलस आ रहा है उसको रिसीव कौन करता है? डेंड्राइट्स। All the information about our surrounding is collected by end of the dendrites of the neurons, and the chemical process begins at those ends and electrochemical impulse generated and which are conducted from dendrites to the cell body and from the cell body to the axon। हाँ क्या बोल रहे हो? डेंड्राइट्स का मतलब क्या है सर? Dendrite is a part of neuronal cell, that's all। जैसे हमारे हाथ में, हमारे बॉडी में हाथ होता है, हमारा हैंड है ना, हैंड क्या है?
दिस इज द ऑर्गन, दिस इज द पार्ट। लेग क्या है? दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट इज वर्क फॉर द मूवमेंट, है ना? है ना ये बात? उसी तरीके से जो नर्व सेल्स होती हैं, जैसे ये देखो, ये नर्व सेल है, ये पूरा आपकी, इसमें कौन कौन से पार्ट हैं? तो ये पार्ट है एक डेंड्राइट्स। ये सेल बॉडी है, यानी कि मेन जो आपकी सेल होती है नर्व सेल, इसी से साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस निकले होते हैं इस तरीके से, जिसे डेंड्राइट बोलते हैं। इससे एक प्रोसेस निकला होता है बड़ा सा, जिसे एक्सॉन बोलते हैं। अब आपको बात समझ में आई कि 3 पार्ट हैं नर्वस सेल के। नर्वस सेल के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट, एक सेल बॉडी, एक डेंड्राइट, एक एक्सॉन। समझ में आया? हाँ सर। ये जो डेंड्राइट होता है एक्चुअली ये इम्पल्स को रिसीव करता है, यानी कि सपोज करो ये बॉडी है, ठीक है, आदमी की। तो सपोज करो यहाँ पे आपने टच किया अपनी उंगली से अपने चिक को, तो आपको ब्रेन में फील हुआ, ठीक है, अरे यहाँ पे आपने टच किया। तो एक्चुअल में इस सरफेस पे क्या होता है? तो जो ये आपके नर्व होती है उसके डेंड्राइट्स यहाँ पे फैले हुए होते हैं, ठीक है। तो जैसे आप टच करते हो, तो डेंड्राइट को टच करते हो, तो डेंड्राइट जो है जाके जो है एक्सॉन के थ्रू, एक्सॉन फैला होता है ब्रेन तक, ब्रेन में जाके बता देता है। तो एक्चुअल में क्या है, डेंड्राइट्स जो है ये इम्पल्स को रिसीव करने का काम करते हैं। जैसे ही यहाँ पे कोई इन्वायरमेंट में चेंज होता है स्टिमुलस, डेंड्राइट के अंदर एक इम्पल्स जनरेट होती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी आती है सेल बॉडी तक, और सेल बॉडी इसको मॉडिफाई करके एक्सॉन के थ्रू आगे बढ़ा देती है। जैसे कि वायर में आपके करंट जाता है, जब भी आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी होगी, आपने कोई अप्लायंस चलाया होगा, तो अप्लायंस का प्लग लगाते हो अपना, तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें चली जाती है। वैसे इसमें भी है, इम्पल्स जनरेट होता है और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आगे बढ़ जाती है। आ रहा है समझ में? हाँ सर। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, all the information about our surroundings is collected by end or dendrites of the neurons। तो डेंड्राइट्स जो होते हैं न्यूरॉन्स के, वो सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं कि क्या चेंजेस हुआ। उसके बाद केमिकल प्रोसेस बिगिंस एट दोज एंड, फिर उस डेंड्राइट में केमिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है डेंड्राइट से लेके सेल बॉडी में, और सेल बॉडी के बाद फिर एक्सॉन के थ्रू बाहर आ जाती है। From the cell body to the axon and from the axon to the its terminal point। अगर ये एक्सॉन ब्रेन में जुड़ा होगा तो सीधा ब्रेन में जाके बता देगा, अगर ये एक्सॉन कहीं और जुड़ा होगा तो वहां जाके इंपल्स को ड्रॉप कर देगा। तो ये है आपकी नर्व सेल। आपकी बॉडी में नर्व सेल होती है जहां पे नर्व का ट्रांसमिशन होता है। These impulses are then to be transferred from this nerve cell to the next। अब क्या है, ये तो एक नर्व सेल हो गई। अब अगर काफी बड़ा नर्व है तो यहाँ पे दूसरा सेल भी आके जुड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दूसरा नर्व की सेल बॉडी आएगी, यहाँ पे दूसरा डेंड्राइट आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे उसी तरीके से तीसरे सेल की डेंड्राइट्स आएगा यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे कोई चीज रिसीव हुआ, एक्सॉन के थ्रू यहाँ आया, फिर यहाँ पे 2 नर्व आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसने रिलीज किया इंपल्स, यहाँ से दूसरे नर्व का डेंड्राइट ने फिर से इसे लिया और इसने फिर से आगे बढ़ा दिया। इस तरीके से एक नर्व दूसरे, जैसे क्या है आपकी बॉडी में एक सेल दूसरे सेल से जुड़ी होती है ना, इस तरीके से जुड़ी होती है कि नहीं होती है? उसी तरीके से ये नर्व सेल भी आपस में जुड़ी होती है, ठीक है। किस तरीके से? इस तरीके से। ये डेंड्राइट हो गया, यहाँ पे एक्सॉन हो गया, फिर यहाँ पे दूसरी सेल का क्या है, डेंड्राइट हो गया, यहाँ पे एक्सॉन हो गया, इस तरीके से। तो यहाँ पे कोई चीज वो रिसीव करेगा इंपल्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ये इसको आगे बढ़ाएगा, फिर यहाँ पे दूसरा वाला डेंड्राइट है वो रिसीव करेगा, फिर इसको आगे बढ़ाएगा। इस तरीके से क्या है, इंपल्स का ट्रांसमिशन जो सेंस है आपका वो ट्रेवल करता रहता है। जैसे
आपने कोई चीज टच किया या आपको कोई चोट लगी या कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वो आपको ब्रेन को ऐसे ही पता चलेगा, इम्पल्स के थ्रू। और उसके बाद जब ब्रेन बताएगा कि जाओ भाई मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा दो, तब भी ऐसे ही इम्पल्स जनरेट होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। Now the impulse that reaches the terminal of the axon stimulate the nerve cell to secrete the certain chemicals. These chemicals passes through a minute space called the synapse, and between the two adjacent neurons generate the impulse in the dendrites of the next neurons. In this way, the impulse are conducted in the body, and these impulses are finally conveyed by the nerve cell to the muscles or gland. तो देखो क्या है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे नर्व सेल है इस तरीके से, ये डेंड्राइट्स हो गए, ये एक्सॉन हो गया, फिर यहाँ पे दूसरे नर्व डेंड्राइट्स हो गए यहाँ पे, फिर यहाँ पे इस तरीके से। तो एक्चुअल में क्या है कि ये जो डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सॉन ये जुड़े नहीं होते, थोड़ा सा इसमें गैप होता है। अब सवाल उठता है कि अगर आपने कोई प्लग लगाया इस तरीके से, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी का इस तरीके से प्लग लगाते हो ना, तो लाइट क्या है आपके अप्लायंसेस में चलने लगती है, कोई पंखा है या फिर कोई कुछ है, कूलर है, कुछ भी है। लेकिन अगर आप वायर को यहाँ से ब्रेक कर दो तो क्या है, चलेगा? इम्पल्स यहाँ तक पहुंचेगी इलेक्ट्रिसिटी? बोलो। नहीं सर। नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ये कंटिन्यूअस जुड़े रहेंगे तभी यहाँ से यहाँ लाइट आएगी। हाँ तो सर वही। हाँ, लेकिन नर्व सेल में क्या होता है, एक नर्व सेल है, उसके बाद इसके जस्ट पास जहां पे एक्सॉन खत्म होता है वहीं से थोड़ी दूर पे डेंड्राइट आता है। तो भाई आखिर यहाँ पे इम्पल्स इलेक्ट्रिसिटी आके तो खत्म हो जाना चाहिए, फिर आगे कैसे जाएगा? ठीक है, तो इसका एक स्पेशल तरीका होता है ट्रेवल करने का। इस छोटे से स्पेस को बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्स। इस जंक्शन को, जहां पे ये एक नर्व सेल का एक्सॉन और दूसरे का डेंड्राइट जुड़ता है, ठीक है, ये वाला, इसको बोलते हैं सिनेप्स। अब इस पे अगर यहां से यहां तक सपोज करो ये इलेक्ट्रिसिटी आ गई, यहां से कोई चेंजेस हुआ, यहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, यहां से सेल बॉडी में आई, सेल बॉडी से ये एक्सॉन के टर्मिनल नॉब पे आ गई। लेकिन अब यहाँ कैसे जाएगी? दूसरे डेंड्राइट पे, ये तो यहीं खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का कंडक्शन होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन होता है। यहाँ पे रिलीज होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। नाम सुना है कभी? नहीं सर। न्यूरो ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर का नाम सुना है कभी? मूवियों में आपने बहुत सुना होगा। ये सर वो ट्रांसपोर्ट होते हैं ना सर, एक चीज से दूसरे। नहीं नहीं, और ट्रांसमीटर्स जो होते हैं, लोग सुने नहीं हो कभी मूवी में, अरे ट्रांसमीटर पे हमने बात की, ट्रांसमीटर लगाओ। ट्रांसमिट करता है जो, यानी कि बिखेरता है, यानी कि कोई भी रेज, कोई भी वेव्स जो ट्रांसमिट करता हो, जैसे कि रिसीवर ट्रांसमीटर में, जैसे कि एफएम होता है। एफएम क्या है? एफएम एक रेज को ट्रांसमिट करता है, उसी रेज को आपका मोबाइल कैच करता है। समझ गए बात को? जो टीवी चैनल्स होते हैं जो हवा में, या फिर मोबाइल फोन ही आप यूज करते हो, तो क्या करता है, मोबाइल का टावर एक रेज को ट्रांसमिट करता है, समझ गए? एक रेज को बिखेरता है, उसी रेज को आपके मोबाइल ने कैच करना है। तो ट्रांसमीटर का मतलब क्या हो गया? ट्रांसमिट करना किसी चीज को, ठीक है, या संदेश को ट्रांसपोर्ट करना, उसी से नाम बना हुआ है, ठीक है, ट्रांसमीटर। तो यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर है, यानी कि नर्व सेल के अंदर कोई चीज ऐसी है जो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने का काम कर रही है। तो ऐसा इक्विपमेंट जो किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाता है, उसी को तो ट्रांसमीटर बोलते हैं।
ठीक है। तो आपके टावर पे क्या होता है, ट्रांसमीटर होता है, आपके फोन में भी ट्रांसमीटर होता है और रिसीवर दोनों होता है। आपके टावर से कोई चीज ट्रांसमिट होती है, आपका फोन उसे रिसीव करता है। जैसे कि उधर से जब कोई बोलेगा तो क्या होगा, जो आवाज होगी वो आपके फोन तक पहुंचाएगा ट्रांसमिट करके, ठीक है। फिर जब आप बोलोगे तो आपकी आवाज को ट्रांसमिट करेगा, जिसको आपका टावर पकड़ेगा वहां से, और टावर जो है फिर आगे बढ़ाएगा, फिर आपके दूसरे वाले फोन में जाएगा। समझ गए बात को, ध्यान से समझो, सोचो। कि कोई चीज, ट्रांसमीटर का काम क्या है, इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। रिसीवर का काम क्या है, उसे रिसीव करना। समझ रहे हो बात को। सानिया सुन पा रहे हो, हाँ समझ में नहीं आ रहा है ना। आया सर, ट्रांसमीटर समझ में आया सर। नो आया ना। ट्रांसमीटर का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना, यानी कि आगे बढ़ाना। रिसीवर का मतलब रिसीव करना। तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी कि जो नर्व इंपल्स होती हैं उसका ट्रांसमिशन कर रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कोई केमिकल होता है जो कि इंफॉर्मेशन जो यहाँ से आई है इंपल्स को, उसको यहाँ तक पहुंचा देता है। इसी को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर में बहुत सारे होते हैं, डोपामीन होता है, उसके बाद एसिटाइल कोलिन होता है, बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो यहाँ से रिलीज होते हैं, ठीक है। और इस डेंड्राइट के द्वारा उसे रिसीव कर लिया जाता है, तो यहाँ भी सेम इंपल्स जनरेट हो जाता है जो कि यहाँ होता है। जैसे यहाँ से कोई इंपल्स आया तो इस एक्सॉन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड तो नहीं है आपस में। तो कोई तरीका तो होगा कि यहाँ से इंपल्स यहाँ आ जाए, तो क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ अब्जॉर्ब हो जाते हैं डेंड्राइट में, और सेम इंपल्स यहाँ भी जनरेट हो जाता है और आगे चला जाता है। समझ में आया बात। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ये सिनेप्स कैसे काम करता है, ठीक है। ये सिनेप्स कैसे काम करता है, ठीक है, कैसे काम करता है हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक काम करना, ये जो पूरा ये वाला पोर्शन है एक बार रिवीजन कर लेना आप अच्छे से, ठीक है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम आपको अच्छे से समझ में आ जाए। समझ पा रहे हो। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर एक पैकेट के रूप में रिलीज होते हैं। जैसे गुब्बारा होता है बलून, बलून में अगर आप पानी भर दो तो उसी तरीके से एक पैकेट बन जाता है। तो जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं तो एक पैकेट के रूप में रिलीज होते हैं। फिर जैसे ही डेंड्राइट पे आते हैं पैकेट फट जाता है, और यहाँ से ये सारे केमिकल्स को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और यहाँ पे सेम टाइप स्ट्रेंथ का इंपल्स जनरेट हो जाता है और ये आगे चला जाता है। तो जो न्यूरोट्रांसमिशन होता है, नर्व कंडक्शन होता है, बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर से होता है। और हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, डायरेक्टली कनेक्टेड होती है वायर से, तो चली जाती है। अगर ये वायर काट दो तो नहीं जा पाएगी, लेकिन यहाँ पे तो कटा कटा वायर लगा रहता है, यानी कि कटी कटी नर्व सेल लगी रहती है। नर्व सेल कंप्लीटली आपस में जुड़ी नहीं रहती, और इसी जंक्शन को बोलते हैं सिनेप्टिक जंक्शन, और इसको बोलते हैं सिनेप्स। तो इसका एक इंपॉर्टेंस है, अगर इसको आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको 2-3 डिजीजेस समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये भी आप समझ पाओगे कि जब आदमी ओल्ड एज हो जाता है तो उसके हाथ पांव क्यों दर्द करने लगते हैं, ठीक है। तो अगर आपके घर में कोई आसपास ओल्ड एज हुआ और बोला कि अरे मुझे तो दिक्कत हो रही है, पूरा सर दर्द, हाथ पांव दर्द कर रहा है, तो आप समझ जाओगे कि आखिर इनको प्रॉब्लम क्या हो रही है, ठीक है। तो आप ये पूरा रिविजन करके आओगे नेक्स्ट टाइम जब भी लेक्चर होगा, और उसके आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। हाँ सर, चलो, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं, थैंक यू सर, बाय सर। बाय।